हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एके फिलॉसफी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त। तो जैसा कि मैं पिछली क्लास में बात किया हूँ बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में, तो आज मैं उसके आगे का पोर्शन पढ़ाऊँगा कुछ, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को मैं रखा हूँ। जैसा कि मेरा नाम आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अनिक है। आई एम अनिक सर, द फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने से पहले मैं एक कोट बोलता हूँ। कोट वो है कि द लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ बट इंस्टीड ऑफ दिस, इसको छोड़कर, इसके बजाय, बट it is about creating yourself. इसको बोला है सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में हमें जो भी करना है उसके लिए हमें अपने अंदर इतना झांकने की ज़रूरत नहीं है। देखो, झांका कब जाता है, अपने अंदर आप झांकेंगे तो आप अपने अंदर जब देख रहे होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप झांक सकते हैं, देख सकते हैं। पर जब आपको अपनी ज़िंदगी सच में बनाने की बात होती है तो आप सच में, आपको क्रिएट करना होता है उसे। आपको सच में उसे क्रिएट, मतलब समझ रहे हैं। देखो, जैसे घर बनना है तो घर के खोज में मत निकलो, घर की खोज में मत निकलो, घर खुद बना लो यार। हाँ, तो जब घर खुद बना लोगे तो समझ में आ जाएगा हाँ कि फाइंडिंग योर सेल्फ यहाँ काम कर रहा है, क्रिएटिंग योर सेल्फ। अभी आप लोग, हम लोग, मैं भी, सब सारे लोग नौकरी की तलाश में हैं। तो नौकरी कैसे पाएंगे? क्या उसको फाइंड करेंगे, खोजेंगे? नहीं, वी जस्ट क्रिएट। हमें उस नौकरी को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि देखो, अब क्रिएट का मतलब ये मत समझ लेना कि क्रिएट कर रहे हैं जैसे बिजनेस हम क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, देखो, पढ़ाई करोगे वो भी क्रिएशन में आ जाता है। आप कर रहे हो ना, यू आर क्रिएटिंग योर सेल्फ। सो दिस वन इज दैट। तो उसके बाद, जैसा कि मैंने बैंकिंग सिस्टम को आपको पढ़ाया था, अब मैं उसके अगले चैप्टर में आऊँगा तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में बताऊँगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में समझने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ की ज़रूरत तभी पड़ती है जब उस प्रकार की सिचुएशंस बनती है, उस प्रकार की कंडीशंस कुछ क्रिएट हो जाती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार की पूरी तरह से एलिमिनेशन हो गया, पूरी तरह से वो ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। जैसे ही जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर उन्होंने यूएसए ने बम गिराया, बस ख़त्म हो गया। देन आफ्टर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि देश हैं, अब देश को ये लगा कि यार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब इतना ज़्यादा जब प्रॉब्लम हो गई हैं तो उन प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ तक कि रहने की व्यवस्था नहीं थी कुछ लोगों के पास। कुछ देश तो ऐसे हो गए थे कि उनकी पूरी इकॉनमी ही पूरी गिर गई थी। इंडस्ट्री सेक्टर वहाँ के पूरे बेकार हो गए थे, मैन्युफैक्चरिंग पूरे बेकार हो गए, सर्विस सेक्टर जो है वो भी एकदम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूएन ने, क्योंकि यूएन की स्थापना भी हो ही रही थी उसी वक्त, यूएन में एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक कमेटी बैठती है, कॉन्फ्रेंस जिसका नाम मैं बता देता हूँ, जिसका नाम है ब्रेटन वुड, है ना, BRETTON ब्रेटन वुड। ये एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस बैठती है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस वही चीज़ होती है जैसे कि लोग कुछ समूह बैठते हैं, उसके बाद बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद डिबेट्स भी होती हैं, फिर उसके बाद निष्कर्ष जो आता है उसी हिसाब से वो चीज़ काम करते हैं। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एक बैठी जिसमें यूएन मॉनिटरी जो एक सिस्टम को मैनेज करने वाला था। तो उसमें ये बातें हुई कि यार एक
वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट रखते हैं। मतलब वर्ल्ड बैंक मतलब जो पूरे विश्व को चला सके उस प्रकार का बैंक का कॉन्सेप्ट रखा गया। जैसे कि हमारे भारत देश में आरबीआई का कॉन्सेप्ट रखा गया था जो पूरे भारत देश को चला सके, उसी प्रकार वर्ल्ड बैंक जो पूरे विश्व को चला सके। पूरे विश्व में किसी भी देश के किसी देश को प्रॉब्लम हो या तो इंडिविजुअल्स को भी प्रॉब्लम हो, अगर वो पैसे चाहता है लेंडिंग इफ़ यू वांट तो वो आकर ले सकता है। तो उसके बाद अब देखो 1944 में, देखो 1944 में द वर्ल्ड बैंक ग्रुप का स्थापना होती है। यहाँ में एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि वो द वर्ल्ड बैंक ग्रुप की स्थापना होती है, वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना नहीं हुई, वर्ल्ड बैंक की अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो 1944 में वर्ल्ड बैंक की ग्रुप की स्थापना हो जाती है। देन आफ्टर क्या होता है, देन आफ्टर उसमें ये हुआ कि देखो समय समय पर कई एजेंसियाँ उसमें जुड़ती गई। जैसे 1945 में आईबीआरडी जुड़ा, 1960 में देखो आईडीए जुड़ा, और 1956 में उससे पहले फिलहाल आईएफसी जुड़ा था, और उसके बाद आईसीएसआईडी 1966 में, एमआईजीए मीगा 1988 में जुड़ा। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको क्या है क्या नहीं है, तो अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि इस प्रकार से पूरी एजेंसियां वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जुड़ी, जिसके बाद आगे चलकर आप लोगों को ये पता चलेगा कि वर्ल्ड बैंक का फिलहाल कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लोग इतना समझ लिए होंगे। देखो एक बार स्क्रीनशॉट कुछ ले लिया करो ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। फिर उसके बाद देखो अब हमें थोड़ा ये समझना है, थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ। तो हमें देखो ये चीज़ें पता चल गई कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्या होता है ना, हमें हिस्ट्री थोड़ा समझना उसकी ज़रूरत होती है। हिस्ट्री इसलिए जानना ज़रूरी होता है कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, कैसे कोई घटना घटी। अब जैसे कि आपका अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है, अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अफ़गानिस्तान में क्या अभी चल रही है क्या, नहीं, उसकी भी कुछ वीडियो मैं लाऊंगा, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कन्फ्यूज़न में रह रहे हैं कि किस प्रकार से क्या घटनाएँ घटने लगी। तो जैसा कि मैं बता रहा था, तो देखिए आईबीआरडी जैसा कि मैंने बताया कि संस्थान और एजेंसीज उसमें आई, एजेंसी जोड़ी गई। अब इस एजेंसी में क्या था, आईबीआरडी क्या है, ये है इंटरनेशनल, देखिए थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जैसे कि इसके नाम से आप लोगों को समझ में आता होगा कि इसका क्या काम होगा, रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए और वहाँ के किसी भी देश की डेवलपमेंट करवाने के लिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आईबीआरडी से ही रिलेटेड है कि 1945 में ही इसी के द्वारा, देखो इसका काम यही है, देखो वर्क हम समझ लेते हैं कि इसका वर्क क्या है, व्हाट इज़ वर्क। इसका वर्क यही है कि किसी भी देश को पैसे देना, मतलब लेंडिंग के लिए कोई भी कंट्री लेंडिंग कर सकता है, मतलब पैसे कोई भी कंट्री, एनी कंट्री कैन बोरो, एनी कंट्री कैन बोरो मनी, है ना। कोई भी कंट्री, अभी आपको बताऊं कंट्री की एंटिटी भी आती हैं, प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं, वो भी ले सकती हैं। तो इसका काम यही होता है कि क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, एक हिसाब से समझो, है ना। इसको ऐसे समझते हैं कि लोन प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। कम इंटरेस्ट रेट रहेगा, लेस इंटरेस्ट रेट। अब देखो लो इंटरेस्ट रेट, अब मान लो एग्जाम में पूछ लिया कि सबसे शुरू कितना इंटरेस्ट रेट था, तो शुरू जो जिस इंटरेस्ट रेट आईबीआरडी ने देना शुरू किया 1.55% केवल था, कि आप 1.55% का केवल आप ब्याज दीजिएगा, है ना। तो इतने कम रेट में शुरू हुआ। अब थोड़ा इधर आते हैं, अब ये समझते हैं कि 1945 में क्या हुआ था कि सबसे पहले फर्स्ट कंट्री जिसको लोन दिया गया, जिसने लोन लिया वो था फ्रांस। ये थोड़ा कुछ चीज़ें समझ लीजिए, फ्रांस था, हाँ। अच्छा, इसी के कंटेम्पोररी में आईएमएफ का निर्माण भी हो गया था, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, दूसरे उसको पोर्शन में समझ लेते हैं। तो फ्रांस, ठीक, ये चीज़ें कुछ नोट डाउन करते जाइए, समझते जाइए। और देन आफ्टर क्या हुआ कि अब हमको ये भी समझना है कि हमारे भारत देश को कब ये चीज़ फैसिलिटी प्राप्त हुई कि हम ले सकते हैं, तो वो था 1949 में। ओके, 1949 में, इन 1949 इंडिया गॉट, ऐसे लिखो,
इंडिया गॉट लिख सकते हो कि इंडिया गॉट द चांस टू बोरो मनी, है ना। इंडिया गॉट चांस टू बोरो मनी मतलब इसको कमेंस बोलते हैं, कमेंस दिया गया मतलब इसको कमेंस मतलब समझ रहे हैं ना, कि कब इसको कहा गया कि अब आप पैसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए, अब हाँ ये समझना ज़रूरी भी है थोड़ा कि ये दिमाग में आता कि यार यहाँ इसमें पैसा कहाँ से आता है। हाँ, पैसा कहाँ से आता होगा, पैसा वहीं से आता है। देखो इसमें क्या है, जब IBRD का निर्माण हुआ तो यूएन के जितने सदस्य थे, यूएन के जितने भी सदस्य थे, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कितने सदस्य हैं 193 हैं, अभी शायद एक बढ़ा है क्या कोई देख लीजिएगा, 193। तो इसमें जो सदस्य थे वही 189 मेंबर्स किसमें, IBRD में 189 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी इसका सदस्य है। उसके बाद क्या होता है, यही 189 मेंबर्स जो हैं, 189 मेंबर्स यही शेयर होल्डर्स बनते हैं इसके, समझो क्या बनते हैं ये, शेयर होल्डर्स। अब सबका शेयर अलग अलग है, बेसिक सी बात है कि USA का सबसे ज़्यादा शेयर होगा। अब हमें यहाँ समझने वाली बात, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 6,844.7 मिलियन डॉलर इतना है। तो इसके हिसाब से हम 7th रैंक होल्डर हैं, समझो इतना हमारा 7th रैंक होल्डर्स हैं हम, कि मतलब शेयर होल्डर्स हैं हम, भारत देश, समझें इतने के हम शेयर होल्डर्स हैं। अब ये बातें हो गई, हमें पता चल गया कि IBRD क्या है, लोन प्रोवाइड करता है, जैसे गरीब कंट्रीज़ कोई हैं वो लोन प्रोवाइड करता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है। और देन आफ्टर, अब ये मत करिएगा कि इसका भी एक एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं कि एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि आप पैसे का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। देन आफ्टर क्या है, IDA। अब IDA के बारे में थोड़ा समझते हैं। IDA क्या है, IDA का मतलब ये है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ओके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, जैसे कि इसके भी नाम से समझ में आता है, और ये कब आया था 1960 में। कितने मेंबर हैं इसके, 173, जिसमें इंडिया भी था। अभी आपको बताऊंगा कि पहले इसमें इंडिया था, पहले इंडिया को बढ़िया अच्छा खासा मिल जाता था, लेकिन उसके बाद 2014 में इसको ग्रेजुएट की डिग्री में डाल दिया गया। उसमें कुछ रैंक्स होते हैं, ग्रेजुएट की डिग्री में आ गया। उसके बाद ग्रेजुएट की डिग्री में आने के बाद हुआ ये कि भारत देश को उसमें से हटना पड़ा। हाँ, तो अभी मैं बताऊंगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इसका भी वही फंडा है जो IBRD का है ना। अभी IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी दोनों को एक हिसाब से मर्ज कर दिया गया है। अब देखिए यहीं से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इंटरनेशनल वो IBRD और IDA, इन्हीं दोनों को मर्ज जो कर दिया गया है, इन्हीं से एक कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, वर्ल्ड बैंक। किस चीज़ का निर्माण हुआ, वर्ल्ड बैंक। तो अब यहाँ से हम अगर वर्ल्ड बैंक को समझना चाहें, देखो अभी IDA के बारे में बताऊंगा, अब थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दूं। जो वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट निकला था, वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला, अब इसमें 2 एंटिटी डाल दी गई, कौन कौन सा, IBRD और IDA। अब ये दोनों एंटिटीज़ वर्ल्ड बैंक हो गई, तो इसीलिए आज वर्ल्ड बैंक कहा जाने लगा। तो किसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, अब आपको समझ में आ गया होगा। और द वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक, इतना थोड़ा नोट डाउन करते जाइएगा फिलहाल, क्योंकि नोट डाउन बहुत ज़रूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम अब इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं कि सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसको बोलते हैं सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट विंडो का मतलब समझ रहे हो कि भाई एकदम सॉफ्ट है, चलो ले लेते हैं। फिलहाल ये पैसे देता है गरीब कंट्रीज़ को,
डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये पैसा प्रोवाइड करवाता है। जो मेंबर्स कंट्रीज़ होते हैं, मेंबर कंट्रीज़ जो होते हैं ना, पहले इकट्ठा करते हैं पैसा, फिर उसके बाद जो बहुत ही गरीब होता है, गरीब कंट्रीज़ होते हैं, या तो फिर मान लो कहीं पर वार हो गया है ना, वार वगैरह हो गया, तो वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए IDA काम करता है ना, सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इस कॉन्सेप्ट को समझा। अभी हम इसके एम को समझते हैं। देखो ना, मतलब एम होता है कुछ, किसी भी बैंक का कुछ एम्स होते हैं, उस एम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो एम इसका ये है, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट एमंग द मेंबर नेशन, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट एमंग द मेंबर नेशंस। अब वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, फिलहाल ये सब चीज़ें सिर्फ थोड़ा बहुत जान लीजिए कि जो ये मेंबर जितने नेशंस होते हैं, इन्हीं को रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, इन्हीं के डेवलपमेंट करवाने के लिए इसके एम को रखा गया है। ठीक, देन आफ्टर हम आते हैं इस चीज़ को कि देखो ये क्या है ना कि लोन प्रोवाइड करता है। अब वही है कि जैसे बताया कि सब लोन ही देते हैं, सब एक हिसाब से पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये लोन प्रोवाइड करवाता है, ये जो लोन प्रोवाइड करवाता है, इसके लोन को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक, क्रेडिट्स बोलते हैं, हाँ, इसके लोन को बोलते हैं क्रेडिट। और ये जो क्रेडिट होता है, जिस कंट्री को देते हैं, जिस कंट्री को दिया जाता है, उसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट, या तो फिर एक हिसाब से बोलो कि फ्री इंटरेस्ट रेट होता है इसमें। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। फ्री इंटरेस्ट रेट में उसको पैसा दिया जाता है। पैसा क्या लिया जाता है? थोड़ा बहुत पैसा ले लिया जाता है, जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव, और हाँ, ये पैसा किस में लिया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है ना, उसका जो थोड़ा बहुत पैसा लगता है, वो पैसा लिया जाता है। अन्यथा ये क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, फ्री इंटरेस्ट रेट होता है जो ये लोन प्रोवाइड करते हैं। अब इस लोन को थोड़ा और समझते हैं डीपली। वो ये है कि ये जो लोन दिया जाता है, इसमें कोई पहली बात इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। आप कितने साल रखते हैं ये भी बता रहा हूँ कि कितने साल रखते हैं, और कितने साल के बाद आप उस लोन को रिटर्न कर सकते हैं, है ना। देखो अब ये सारी चीज़ें ना थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए 35 से 40 ईयर्स, 35 से 40 ईयर्स के बीच के लिए ये दिया जाता है, जिसमें फ्री इंटरेस्ट रेट रहता है। और फिर उसके बाद आप रिटर्न कर सकते हैं, आप मनी को रिटर्न कर सकते हैं विद इन। मनी कैन बी रिटर्न, कैन बी मतलब इसलिए क्योंकि अब आपको मतलब एक है, नहीं तो आप 35 से 40 के बीच में ही करिए। अदरवाइज आप 10 साल के अंदर, 10 साल होते ही, आप 10 साल जैसे ही हो जाए, आप पैसे रिटर्न कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये है। अब उसके बाद अब थोड़ा भारत का इसमें पर्सपेक्टिव समझते हैं। भारत क्या था? जब से इसका सदस्य बना था, तब से लेकर 2014 तक इसने 19.1 बिलियन डॉलर इसने पैसा ले लिया, भारत ने। हाँ, देन आफ्टर क्या हुआ? हम लोग ग्रेजुएट हो गए, और जैसे ही ग्रेजुएट हुए तो इस कैटेगरी से हमको निकाल दिया गया। जैसे ही हम ग्रेजुएट हुए, हमको IDA के कैटेगरी से निकाल दिया गया। अर्थात अब हम फ्री इंटरेस्ट रेट नहीं ले सकते हैं, IDA से नहीं ले सकते हैं, IBRD से ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। फिर अब ये सारी चीज़ें मान लो समझ लो हो गया कंप्लीट। हाँ, अब 2015 से हम लोग नहीं ले सकते हैं इसमें। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। IFC है। IFC का मतलब क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जानते हैं ये क्या है? 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आता है। अब क्या है कि इसमें हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि देखिए, अब इसमें ये समझना ज़रूरी कि ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अच्छा इसको क्यों लाया गया? जब ये 1956, अब फिलहाल ये 1960 में आया। 1956 में ये क्यों आया था, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये समझना है कि इसको प्राइवेट आर्म ऑफ WB बोलते हैं। WB मतलब वही वर्ल्ड बैंक, इसको प्राइवेट आर्म ऑफ WB बोलते हैं।
ठीक। प्राइवेट आर्म क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक चीज़ फैसिलिटी दी गई है कि ये किसी भी प्राइवेट एंटिटी को, देखो प्राइवेट एंटिटी जो होती हैं, जैसे प्राइवेट एंटिटी कौन हो गई, जैसे तुम्हारे ये मुकेश अंबानी लोग हैं, तो प्राइवेट एंटिटी को ये लोन दे सकती है। और सुनिए, और ये कर सकती है कि उस प्राइवेट एंटिटी को पैसे देने के बाद वो कह सकती है कि आप किसी ऐसे देश में इन्वेस्ट करिए जहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम है, जहाँ पर मनी की प्रॉब्लम है, जहाँ पर एक प्रकार से डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप जाकर इसको जाकर आप इम्प्लीमेंट करिए, पैसे आप खर्च करिए। देन आफ्टर हम पढ़ते हैं अब MIGA 1988 में आया था। तो 1988 में आया था, इसको समझते हैं। देखो अब थोड़ा समझना है हमें, जो समझना था उसको समझ लिए हैं, 2 चीज़ था इसमें इंपॉर्टेंट, वो समझ लिए हैं। अब MIGA क्या है इसको समझते हैं। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जैसे कि नाम से पता है कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब गारंटी यहाँ आ गया, गारंटी वर्ड को समझ, तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीज एजेंसी का इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब यही है, सिंपल सी बात, कि ये इन्वेस्टमेंट करेगा, गारंटी भी लेगा। इस प्रकार की एजेंसी है कि आप जाइए इन्वेस्टमेंट करिए किसी दूसरे देश में, इन्वेस्टमेंट करिए दूसरे देश में, हम इसकी गारंटी लेते हैं। यही है इसका कॉन्सेप्ट। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का मतलब यही है कि आप जाइए किसी ऐसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करिए जहां पर इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉब्लम है, और ये कहती है, देखिए इसमें ये चीज़ है MIGA में कि ये कहती है कि आप जाकर जब किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होगी ये अपने मिथ्ये ले लेगी, कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एक प्रकार से पॉलिसीज़ वगैरह भी लाती है, सिंपल सी बात है, पॉलिसी वगैरह लाती है कि जैसा कि इन्वेस्टमेंट करना है, किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उस प्रकार के लिए ये MIGA काम करता है। कि मान लो कि किसी देश में, इसमें क्या होता है कि मान लो किसी देश में रिस्क हो गया, जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क आ गया, ओके, जैसे करेंसी रिस्क आ गया, करेंसी की प्रॉब्लम हो गई, तो ये वहाँ जाकर उस देश को, जैसे कि मेंबर कंट्री को, ये सांत्वना देती है कि आप चिंता न करिए, हम आपके साथ हैं। देन आपका आता है ICSID का मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर, देखो जैसा नाम से समझ में आता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इस चीज़ को हम पकड़ते हैं थोड़ा, डिस्प्यूट को, डिस्प्यूट शब्द को जैसे हम पकड़े तो हमको समझ में आ गया। अच्छा, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, लड़ाई झगड़े, ओके। अब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटल, अच्छा एक चीज़ और, अच्छा इसको पूरा लिखे लेते हैं, इसको कैसे क्या, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, ओके। तो ये जैसा कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स, ओके। तो इसका मतलब ये है, ये इस प्रकार से काम करते हैं कि मान लो कोई प्राइवेट एजेंसी है, मान लो दो प्राइवेट एजेंसी ने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए, यहीं से पैसे लिए, फिर उसके बाद दोनों लड़ने झगड़ने लगे, तो अब क्या होगा? अब देखो इसमें दो लोग लड़ने झगड़ने लग सकते हैं, या तो एक कंट्री हो सकती है और एक छोटा सा कोई क्या हो सकता है, आदमी हो सकता है। जैसे मुकेश अंबानी हो गया और तुम्हारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्या हो गई, तुम्हारे मुकेश अंबानी हो गए। अब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब इन दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो जो पर्सन, जो कंट्री इसका सदस्य होगा, जो कंट्री और जो पर्सन इसका सदस्य होगा, जिसने इसके तहत पैसे लिए हैं,
या तो फिर इसके तहत उसने किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे मान लो कोई विदेश का जाकर हमारे भारत देश में इन्वेस्टमेंट करता है इसके तहत, तो उसके ऊपर ये बाइंडिंग होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में आता है तो वो यहाँ जाएंगे और ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगा। ये बाइंडिंग होता है, ये लिखित होता है, बॉन्ड होता है एक, कि लिखवा लेते हैं कि भाई तेरे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो अपन के पास ही आना, है ना। तो जैसे कि एक केस मैं बता रहा हूँ, उस केस को इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि हमारा भारत देश इंटरेस्टिंगली इसका पार्ट नहीं है। हमारा भारत देश इंटरेस्टिंगली इसका पार्ट नहीं है। एक था इनरॉन, सुने होंगे शायद, सुने नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ। इनरॉन एक एनर्जी कंपनी थी। ये एनर्जी कंपनी एक प्रकार से जैसे कि पेट्रोलियम गैस वगैरह पर ये काम करती थी, एनर्जी सेक्टर था ये। देन आफ्टर इसमें क्या हुआ था कि महाराष्ट्र से इनरॉन कंपनी, है ना, महाराष्ट्र और इनरॉन कंपनी जो थी, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया कि यहाँ पर एक कंपनी स्थापित करते हैं जो पेट्रोलियम से संबंधित है, गैस पेट्रोलियम से संबंधित है, इसीलिए इसको एनर्जी इश्यू बोल सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था कि इसका केस वहाँ पर गया, यहाँ पर ये ICSID में जब गया तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने एक चीज़ छोटी सी बोल दी कि मैं इसका सदस्य नहीं हूँ। अब जब आप सदस्य नहीं होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके बाद उसकी कोई भी प्रोविजंस आपके ऊपर वो फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको यही करना ज़रूरी है। ओके, सो आशा करता हूँ इतना सब समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं IMF की। तो जैसा कि IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखो ये जो था ना, ये भी एक कंटेम्पोरेरी था, समानांतर था वर्ल्ड बैंक के, जिसमें उस वक्त मेंबर थे 189 जो यूएन कंट्री थे। यूएन कंट्री जो बताया मैं, जितने यूएन कंट्री थे उस वक्त वो सारे IMF के भी सदस्य थे। लेकिन एक कोसोवो था, कोसोवो, ये कंट्री जो था वो उस वक्त यूएन का सदस्य तो नहीं था, यूएन का मेंबर तो नहीं था, लेकिन ये मेंबर था IMF का। अब जैसा कि इसका हेडक्वार्टर वहीं वाशिंगटन DC, क्योंकि पैसा का मामला है तो अमेरिका अपने पास ही रखता है। अब इसका काम क्या होता है इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। इसका काम, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का क्या काम था, वर्ल्ड बैंक का काम ये था कि वो लोन देता है, लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, सारे प्रकार के लोन्स प्रोवाइड करता है। और वो ये भी देखता है कि किस प्रकार से कोई पॉलिसीज चल रही है नहीं चल रही है। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करवाता है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तहत। अब वो एक ही कंट्री में अगर कोई दूसरा पर्सन जाता है वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको निगरानी भी वही रखता है। तो वर्ल्ड बैंक में ये सारी चीज़ें हैं, जो एजेंसीज हैं वो काम करती हैं। IMF क्या काम करता है, IMF एक्सचेंज रेट रेगुलेशन, परचेजिंग शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसीज और कई प्रकार की चीज़ों में क्या आता है, जैसे तुम्हारा ये मैंने बताया कि एक्सचेंज रेट रेगुलेशन, परचेजिंग शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी, और अगर नीचे लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जहाँ मैंने ये लिखा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसका देखो, इसका सिंपल सा फंडा कॉन्सेप्ट समझो तो ये है कि ये इस प्रकार काम करता है कि कहीं भी करेंसी को उसका वैल्यू कितना होगा, एक्सचेंज रेट उसका कितना होगा, कि मान लो डॉलर की कीमत यहाँ पे इतना है, भारत देश में इतना है, मान लो वही चीज़ पाकिस्तान में उस डॉलर की कीमत क्या है वहाँ की करेंसी के हिसाब से। तो इस प्रकार की जो चीज़ों को रेगुलेशन करता है वो IMF करता है। अब इसका थोड़ा फार्मेशन, जैसा कि मैंने बताया था, फार्मेशन इसका देख लो, 27 दिसंबर 1945 में दिया गया था। और देखो क्या था, कॉन्फ्रेंस जब बैठी थी, जब वर्ल्ड बैंक वाली कॉन्फ्रेंस बैठी थी, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस प्रकार हुई कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उसी प्रकार उसी कॉन्फ्रेंस में जब बैठे थे तो जो उस वक्त का
यूएसए का प्रेसिडेंट था, उसका यही मानना था कि देखिए हम डोमिनेंट हो गए। उनका यही कहना था कि अब वो लोग हो गए डोमिनेंट, वो हैं बहुत पावरफुल। तो जब वो पावरफुल हो गए तो ये पूरे विश्व की इकोनॉमी को चलाने के लिए जो एक्सचेंज रेट जिस पर निर्धारित किया जाए वो डॉलर रख दिया जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत माना भी गया, डॉलर को रखा गया एक्सचेंज रेट की तरह। पर हुआ ये था कि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो बोल रही थी कि हमको ऐसा चाहिए कि हमारी करेंसी को रख लिया जाए। फिर एक करेंसी की कॉन्सेप्ट रखा गया था, जैसे कि आज क्रिप्टो करेंसी है ना, उस वक्त एक बैंकॉट नाम से, बैंकॉट BENCOT, इस नाम से करेंसी कॉन्सेप्ट रखा गया कि इंटरनेशनल लेवल में, जब इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम व्यापार करने जाएंगे तो इसी उसका करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन होता ये है, उस वक्त ये माना जाता था ना कि जो इन्फ्लेशन होता है वो बहुत बेकार चीज़ होती है, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ से आ गया? देखो किसी भी देश में ना इकोनॉमी घटती बढ़ती रहती है, वहाँ का GDP ग्रोथ घटता बढ़ता रहता है। तो जब GDP ग्रोथ घटता बढ़ता रहता है तो मतलब इन्फ्लेशन रेट घटता बढ़ता रहता है। तो इस लेवल में कई देशों का मत यही था, कई मेंबर्स का मत यही था बैंकॉट को चलाया जाए। लेकिन देन आफ्टर उसके बाद ये सारी कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया क्योंकि इन्फ्लेशन का वहाँ मामला आ गया था। जब इन्फ्लेशन का मामला आ गया था तो पहले क्या था कि पहले इस प्रकार से काम करता था IMF कि तुम्हारे पास गोल्ड रिजर्व कितना है, जितना तुम्हारे पास गोल्ड रिजर्व है उस हिसाब से आप करेंसी छाप सकते हो। फिलहाल अब ऐसा नहीं होता है। अब वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जो वहाँ की सेंट्रल बैंक होता है, वो निर्धारित करता है कि किस प्रकार से हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। SDR क्या है? SDR को थोड़ा समझ लेते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में ये होता है कि एक हिसाब से इसमें एक देखो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में जैसे तुम्हारे यहाँ सोना कितना है और है ना, कि मतलब तुम्हारे यहाँ सोना कितना है, तो उस हिसाब से जो IMF है वो SDR तुमको अलॉट करता है, मतलब तुमको देता है कि तुम्हारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स इतना है। अब इसका एक मेन कॉन्सेप्ट और मेन वर्क ये होता है IMF का मेन वर्क ये होता है कि वो BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने में मदद करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, BOP क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका मतलब यही है कि जब हम किसी दूसरे देश से कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो मान लो जैसा कि जो एक्सचेंज रेट, जो एक तुम्हारा मैंने बताया ना एक्सचेंज रेट रेगुलेशन और फॉरेन करेंसी, तो एक्सचेंज रेट एक्सचेंजिंग में जो हमारा काम करता है वो डॉलर काम करता है। तो IMF ने उस वक्त हमारी मदद की थी इस हिसाब से कि अगर हम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं तो IMF आएगा और तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है, तुम्हें करेंसी की जो प्रॉब्लम है उस करेंसी के प्रॉब्लम्स को दूर करने में तुम्हारी मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच।